तो हम बात कर रहे थे कि सामान्य का सिद्धांत जो है वो तीन चीजें आती हैं सामान्य में या विशेष के अंदर, कि द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, और फिर इन्हीं के विशेष। सामान्य कहने का मतलब है चीजों को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति जो है, ठीक है। तो जैसे द्रव्य सामान्य का उदाहरण दिया हमने कि ऐसा द्रव्य है जो दूसरे द्रव्य को बढ़ा दे, उसी के जैसे। तो जैसे हमने उदाहरण लिया मांस का यहाँ पे, कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। फिर हमने लिया गुण सामान्य का उदाहरण, कि ऐसे गुणों का सेवन करना कि दूसरे द्रव्य में भी वो गुण है, इसलिए वो बढ़ जाता है। तो क्षीर और घृत का हमने अभ्यास किया, क्षीर घृत खाया तो उससे शुक्र की वृद्धि होना। और तीसरा उदाहरण है कर्म सामान्य का, कुछ ऐसे काम किए कि उससे सामने वाली चीज जो बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दिन में सोए हम, उससे कफ बढ़ गया शरीर के अंदर, या रात को हम जागे तो उससे वात बढ़ गया शरीर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ कफ या वात के सापेक्ष अगर बात करें तो वो कर्म सामान्य का उदाहरण है, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कफ या वात बढ़ रहा है। क्लियर बात। विशेष पूछा नहीं जाता तो उसको हम देखते भी नहीं। अब अगली चीज जो आती है इसमें, वो आती है कि इसका श्लोक एग्जाम में आपको दे देगा, कहेगा बताओ किसका उदाहरण है ये, द्रव्य गुण या कर्म सामान्य का। तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का तरीका हम समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, कर्म सामान्य का अगर श्लोक देखेंगे हम, तो कर्म में देखो ऊपर एक रा लगता है, ये कर्म सामान्य के श्लोक में, ठीक है। ऐसे ही तुल्यार्था ही सामान्यम जो श्लोक लिखा हुआ है सामने, वहां भी ऊपर एक ही रा लगता है, एक्स्ट्रा वाला है। तो हम याद रख लेते हैं कि कर्म में क्योंकि सिंगल रा है, इसी तरह तुल्यार्थता में भी सिंगल रा है। तो ये वाला श्लोक हो गया तुल्यार्था ही सामान्यम, कर्म सामान्य का। क्लियर। फिर ऊपर देखोगे आप, द्रव्य सामान्य। तो द्रव्य सामान्य में दो बार रा है, यहाँ देखो आप, सर्वदा सर्वभावानाम, ठीक है। तो चाहो तो इसको याद करो, है ना। द्रव्य में भी क्योंकि रहा आता है एक्स्ट्रा द्रव्य, और सर्वदा सर्वभावना में वहां भी रहा आता है, ठीक है। वैसे भी याद कर सकते हो कि रा वाले दो जो है वो द्रव्य सामान्य है। दा से दो समझ लो, द्रव्य यानी दो, दो बार रा है जहां पे, ऐसा याद करके याद कर लो। अदरवाइज छोड़ो, इतना चक्कर मत पड़ो, सिंपल करो। कर्म सामान्य सिंगल रा वाला है ऊपर, और जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा रा नहीं है ऊपर, ये सामान्य में एकत्व कर्म, वो गुण सामान्य का श्लोक है, क्योंकि गुण में भी कोई रा नहीं है। क्लियर है। तो तरीका तो वही है कि आप सीधा याद कर लो, लेकिन मैं सिर्फ पहचानने की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को समस्या आती है कि हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इस तरह की चीजें जोड़ लेते हैं तो ये चीजें याद रह जाती हैं। तो सर्वदा सर्वभावानाम समानम वृद्धि कारणम, वो द्रव्य सामान्य का श्लोक हुआ। गुण सामान्य वाले में कोई अक्षर रा नहीं है, सामान्य में एकत्व कर्म, तो गुण सामान्य का है। और कर्म सामान्य में क्योंकि एक रा है एक्स्ट्रा, इसी तरह तुल्यार्था ही सामान्यम, तो उसमें भी एक ही रा है एक्स्ट्रा। आगे आ जाओगे आप। तो सामान्य विशेष तीन तरह के बात हो चुकी है हमारी। भट्टार हरिश्चंद्र के अनुसार कह रहे हैं सामान्य तीन तरह के होते हैं, अत्यंत, मध्य और एक देश सामान्य। तो कोई खास बात नहीं। ये न्याय वाला एक बार सवाल पूछ चुका है कि न्याय के अनुसार सामान्य के कितने भेद हैं। तो अपर और पर। हाँ, पर होता है मतलब प्रधान, अपर होता है अप्रधान। ऐसा मान लो कि पूरी तरह से और कुछ ही कैरेक्टर्स मैच कर रहे हो, इस तरह करके। तो न्याय के अनुसार सामान्य के दो भेद, पर और अपर सामान्य। नेक्स्ट आ जाओगे, द्रव्य दो प्रकार के बताए गए, एक कारण द्रव्य और एक कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य को द्रव्य संग्रह भी कहा गया है, श्लोक यहाँ देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है, श्लोक पढ़ लो एक बार। था आदिन्य आत्मा, मनः काला, दिशश्च द्रव्य संग्रह, स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, निरेंद्रियम अचेतनम। तो कह रहे हैं खा आदि, ठीक है, खा कहते हैं आकाश को। तो आकाश आदि मतलब अन्य जो महाभूत हैं चारों। तो आकाश, वायु, अग्नि यानी तेज, जल और पृथ्वी, तो पांचों महाभूत। आत्मा, मनः, कालो, दिशश्च, टोटल नौ हो जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि द्रव्य संग्रह या कारण द्रव्य कितने हैं, तो नौ है, ठीक है। आगे देखिए, यहीं पर एक पॉइंट लिखा है कि औषध वर्ग अष्टांग हृदय की देन है। इस पॉइंट को याद कर लोगे। औषध वर्ग हम डिवीजन पढ़ेंगे आगे चल के पौधों का, तो उसमें आप देखोगे औषध वर्ग आता है। तो कह रहे हैं औषध वर्ग जो है वो अष्टांग हृदय की देन है, उन्होंने दिया पहली बार इस नाम से, अष्टांग हृदय। चलो, तो एक लाइन तो पढ़ ली इसकी, खादिन्य आत्म मना कालो दिशेष द्रव्य संग्रह। अब सेकंड लाइन आती है, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम और नरेंद्रियम अचेतनम। तो इसको भी याद रखेंगे कि जिनमें चेतना है वो कौन से हैं, जिनमें इंद्रियां होती हैं, मतलब जिसमें इंद्रियां होंगी वो ही चेतन होगा। भाई इंद्रियों के थ्रू ही आप कुछ फील करोगे, कुछ रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो उनको कहते हैं चेतन द्रव्य, जिनमें इंद्रियां हैं।
और जिनमें इंद्रियां नहीं है उनको कहते हैं अचेतन द्रव्य। ठीक है। तो कार्य द्रव्य ये दो है, और कारण द्रव्य नौ पीछे देखे आपने। तो कार्य द्रव्य चेतन है और अचेतन है। अचेतन दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। मतलब नेचुरली कुछ चीजें हैं, अब जैसे मान लो कि पत्थर है कोई, तो वो प्राकृतिक हो गया, लेकिन अचेतन है। और कृत्रिम में क्या हुआ कि आपने खुद से कोई चीज बना ली मान लो, है ना, उसमें भी चेतना नहीं है, कुछ भी बना दिया आपने, कोई पेंटिंग बना दी मान लो। तो प्राकृत और कृत्रिम, तो इस पे तो आता नहीं है सवाल। इधर वाला डिवीजन हमारे काम का है नहीं। ये वाला डिवीजन देखो आप, चेतन द्रव्यों का। इनके दो भेद हैं, बहिरअंतश्चेतन और अंतश्चेतन। बहिरअंतश्चेतन की बाहर भी है चेतना और अंदर भी है, मतलब कि ये चीजों को फील करते हैं, ठीक है, और उसको व्यक्त भी करते हैं, फिर शो भी करते हैं। और दूसरे होते हैं सिर्फ अंतश्चेतन, कि ये फील तो करते हैं, अपने अंदर महसूस तो करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई उसका कह रहे रिएक्शन नहीं देंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ इन्होंने फील किया, बाहर कुछ दिखाएंगे नहीं उस चेतनता को। तो बहिरंतस चेतन के उदाहरण कौन है, तो जांगम द्रव्य। तो जांगम द्रव्यों के चार डिवीजन है, नाम लिखे हैं यहाँ। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो ये कह लो कि जीव जो होते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं बहिरंतस चेतन। तो कुछ जरायु से उत्पन्न होने वाले हैं, कुछ जो एग से आते हैं बाहर, कुछ स्वेद से, कुछ उद्भिज जमीन फाड़ के बाहर निकलते हैं। तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज जांगम द्रव्यों के चार भेद। अच्छा, इन्हीं चारों को आचार्य सुश्रुत ने चतुर्विद भूतग्राम के नाम से लिखा है। आचार्य सुश्रुत वो लिखते हैं इसको चतुर्विद भूतग्राम। ठीक। दूसरे देख रहे हो अंतश्चेतन, या फिर ओदभिद द्रव्य भी कहते हैं इनको। इनके भी चार ही डिवीजन हैं, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध। देखो वनस्पति वो हैं जिन पर सिर्फ फल आते हैं, फूल नहीं आते, पुष्प नहीं आते इनके ऊपर। ठीक है। तो हमारे याद करने का तरीका इसमें ये रहता है कि खासकर इंडिया में तो आप देखोगे कि जो हस्बैंड होते हैं, है ना, वो कभी फ्लावर लेके अपने घर नहीं आ सकते, है ना, उनको ऐसा लगता है कि लोग देख रहे होंगे क्या बोलेंगे। तो कोई पति अपने घर फ्लावर लेके नहीं आएगा। तो अपना जो घर के लिए वो जिम्मेदारियां दिखाते हैं, तो वो घर को शाम को आएंगे ना लौट के, तो वो फल वगैरह लेके आते हैं कि हाँ चलो परिवार के लिए कुछ अच्छा लेके चलते हैं। तो उस तरह करके याद कर सकते हो कि पति जो है वो फल लेके आते हैं सिर्फ। तो वनस्पति फल। दूसरा देख रहे हो यहाँ विरुद्ध। विरुद्ध होती है बेटा लताएं। लताएं, क्रीपर्स कह लो, है ना। इसमें बेस्ट उदाहरण जो पूछते हैं वो गुडुची का पूछते हैं, गिलोय। तो वो भी याद रखना। फिर है वानस्पत्य। वानस्पत्य वो है जिनमें फल और फूल दोनों होंगे, मतलब पुष्प भी है और फ्रूट भी है उनपे। और सुश्रुत इसी को वृक्ष कहते हैं, सुश्रुत वानस्पत्य नहीं कहते, वो लिखते हैं इसको वृक्ष। नेक्स्ट देख रहे हो औषध होती है। तो औषध क्या होती है, जो फल के पक जाने पर नष्ट हो जाए। औषध फल पाक अंतः, मतलब उन पे लगा फल जब पक जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें वो मेडिसिन आ जाती हैं या वो पौधे आ जाते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं चावल वगैरह वो सब भी इसमें कंसिडर हो जाता है, क्योंकि लाइफ कम है, प्लांट नहीं है उनके पूरे। तो बेटा कार्य द्रव्य दो, चेतन अचेतन। चेतन में बहिरंतस चेतन और अंतस चेतन। बहिरंतस चेतन में जांगम द्रव्य है, जरायु, जंडक, स्वेदज, उद्भिज। और अंतस चेतन में उद्भिद द्रव्य है, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध। वनस्पति में सिर्फ फल लगते हैं, वानस्पत्य में फल और पुष्प दोनों लगते हैं। ठीक है। औषध फल पाकंता, औषध वो है जो फल के पक जाने पर नष्ट हो जाती है। विरुद्ध वो लताएं आ जाते हैं। बहिरंतस चेतन में जो जांगम ये द्रव्य हैं, इनको सुश्रुत ने चतुर्विद भूत ग्राम कहा है। इसके ऊपर सवाल आता है। नेक्स्ट आ जाओगे, पूछते हैं कुल कितने गुण हैं चरक के अनुसार। तो एक श्लोक आया है चरक में, आप देखोगे सार्था गुरुवादेव करके। पूछते हैं इस श्लोक से आप क्या समझते हो, कुल कितने गुणों की बात की जा रही है। सार्था गुरुवादेव। ठीक है। सा अर्था, सा अर्था यानी इंद्रिय गुण जो होते हैं। ठीक है। तो इंद्रिय गुणों की संख्या होती है पांच। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये कहते हैं सा अर्था, यानी अर्थ है, इंद्रियों के अपने अर्थ होते हैं ना, तो इंद्रिय गुण भी कहा जाता है इनको। तो इनकी संख्या है पांच। सा अर्था गुरुवादयो। तो इसके साथ में कह रहे हैं गुरुवादी गुण जो भी हैं सारे मिला दो। तो गुरुवादयो का मतलब कि गुरुवादी गुण,
पराधी गुण, अध्यात्म गुण, वो सारे के सारे कंसिडर हो जाते हैं। तो ये सब मिला के आते हैं 41। तो एक बार जरा नजर डालोगे 41 कैसे होते हैं। तो सार्थ इंद्रिय गुण 5, फिर है गुरुवादी गुण, शारीरिक गुण या द्रव्य गुण। गुरुवादी, शारीरिक या द्रव्य गुण, इनकी संख्या है 20। अध्यात्म गुण, इनकी संख्या 6। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न बुद्धि, इनको आप याद कर लेना जरूर, ये 6 जो है। फिर है पराधी या पराधी ही है, ये नहीं है सामान्य गुण नहीं, पराधी गुण, इनकी संख्या है 10। यही लिख लोगे आप सामने। लिखो सामान्य गुण। सामान्य गुण, तो कितने होते हैं सामान्य गुण? 30। ठीक है बेटा, तो 30 होते हैं सामान्य गुण। तो समझ सकते हो कौन से नहीं आएंगे, पराधी वाले हटा दो सर। तो सामान्य गुण होते हैं 30, 30। और लिखोगे, लिखो आधि भौतिक गुण। नेक्स्ट लिखोगे आधि भौतिक गुण, उनकी संख्या लिखो 35। आधि भौतिक गुण 35। तो वो समझ सकते हो 6 कम हो गए, कौन से 6 कम होंगे? ये वाले आध्यात्मिक गुण। जाति। ठीक है बेटा, तो समझ गया ना कि सामान्य गुण 30 होते हैं। ये करेक्शन है, इसको मैंने आपको बता दिया। सामान्य गुण यहाँ से काट देना, अलग से लिख लेना। पराधी गुण 10 होते हैं, सामान्य गुण 30 होते हैं। उन 30 में हमें 5 छोड़ देने हैं सिर्फ। माफ करें, हमको 10 छोड़ देने हैं, ये वाले। आ, एक मिनट बेटा, मैं गड़बड़ बोल गया आपको। 30 गुण होते हैं ना, तो 30 कौन से होंगे ये? गुरुवादी 20। गुरुवादी और परादी। हाँ पराधी, बेटा मैं गलत बोल गया, उसको सही कर लेना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, शायद बोलने में कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। सुन लो एक बार फिर से। तो बेटा सार्था गुण या इंद्रिय गुण, इनकी संख्या होती है 5। गुरुवादी, शारीरिक या द्रव्य गुण, इनकी संख्या होती है 20। यहाँ तक ठीक है, बात कोई गलत नहीं है। अध्यात्म गुणों की संख्या 6 होती है, नाम लिखे हुए हैं। परादी गुण की संख्या 10 होती है, इतनी बात ठीक है। अब जो करेक्शन करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो एक बार फिर से। तो सामान्य गुण यहाँ से काट दोगे, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको अलग से लिखवाया, सामान्य गुण उनकी संख्या होती है 30। सामान्य गुण 30, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? परादी और गुरुवादी, तो इनको बोलते हैं सामान्य गुण। इनकी संख्या हो गई 30, 20 + 10। ठीक है। फिर एक मैंने आपको बोला आधि भौतिक गुण, उनकी संख्या होती है 35। उसमें सिर्फ एक छोड़ देने हैं, कौन से छोड़ देने हैं? ये अध्यात्म गुण 6। तो 41 - 6, तो 35 हो जाता है। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। आगे देखोगे, कह रहे हैं कि धर्म और धर्म, ये दो गुण आयुर्वेद में नहीं माने गए, है ना। अगेन अब इन बातों का ज्यादा रेलिवेंस है नहीं, पूछी नहीं जाती बातें, बस देख लेना, एक बार पढ़ लो। चरका एक स्टेटमेंट लिखा है, शक्ति रूप वीर्यवान, है ना। तो वीर्य कोई शक्ति भी कहते हैं, वो एक बात है। तो आप देख लेंगे, वीर्य ही शक्ति है। आप लोगों ने इवन देखा होगा कि शारंगधर में आप पढ़ते हो कि सब वीर्यता अवधि कब तक है औषधियों की। तो उसका मतलब यही होता है सब वीर्यता अवधि का, कि आजकल जो मॉडर्न में कहते हैं ना एक्सपायर कब हो रहे हैं, तो वो रियल में एक्सपायरी का नहीं है। उसका मतलब ये है कि पोटेंसी उसकी जो है, काम करने की क्षमता, वो कब तक उसमें रहती है इंटेक्ट। ठीक है, तो वही मतलब है यहाँ कि वीर्य ही शक्ति है कार्य करने की, ठीक, चरक के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे समवाय संबंध जो होता है, तीन्द्रिय होता है, एक प्रकार का होता है। तो समवाय संबंध क्या होता है कि दो चीजें इस तरह जुड़ी हों कि आप उस संबंध को देख तो ना सको कैसे आपस में जुड़ी हैं, लेकिन ये तय है कि अगर एक को हटाया तो उस चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह जो उन दोनों की वजह से जिसका निर्माण हो रहा है। ठीक है ना। इसमें उदाहरण है, कुछ समझना चाहो तो, जैसे कि अगर चेयर बन रही है तो वो लकड़ी से बन रही है, तो आपने लकड़ी हटा ली मान लो, जिससे वो चेयर बनी है, तो वो चेयर भी खत्म हो जाएगी ना। क्लियर। तो इस तरह का संबंध है कि चीजें ऐसे आपस में जुड़ी हैं कि एक को हटाने से दूसरे का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वो संबंध होता है समवाय संबंध। तो कह रहे हैं ये इंद्रियों से परे की बात है, और ये एक ही प्रकार का होता है, मतलब इसका फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। गुरुवादी गुण मूर्त होते हैं, देख लेना, अगेन काम की बात नहीं है। शब्द जो है अमूर्त है, बाकी स्पर्श रूप रसगंध जो है वो मूर्त है। इस पॉइंट को चाहो तो याद कर लेना कि शब्द अमूर्त है और बाकी सारे के सारे मूर्त गुण हैं। कुछ है जो मूर्त में भी आते हैं, अमूर्त में भी आते हैं। तो संयोग, विभाग, संख्या, परिमाण और पृथकत्व, 5 चीजें हैं। इसको भी देख सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। तो जो भी आप चेष्टाएं करते हो वही कर्म है, सीधी सी बात है। जो भी आप कर रहे हो मतलब वो कर्म है, ये कहना चाह रहे हैं। परिभाषा है, नजर डाल लेना, अगेन सवाल नहीं आते इन पे भी। हो गए। इसी चेष्टा के आधार पर कणाद ने कार्य को
पांच प्रकार का माना है, मतलब लौकिक कर्म जो है वो पांच प्रकार का माना है। आप इतना याद कर सकते हो, कभी पूछ ले कि कर्म के कितने भेद हैं, तो एक जगह आप देखोगे तीन भी बताए गए हैं, है ना, पांच भी हैं, मेनली तो यही है, तीन और पांच। तो क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, तो हल्का सा देख लेना कि चेष्टा के आधार पर कणाद ने लौकिक कर्म के पांच भेद बताए हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। और तीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तीन भी आप देखोगे, अभी आगे चलकर दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी एक बहुत कॉमन पंचकर्म में पूछा जाता है कि पंचकर्म में तीन कर्म कौन से होते हैं, तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, तो एक वो भी है तीन कर्म वालों में, ठीक है। तो तीन भी है, पांच भी है, तो पांच वाला आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो देख लेना इसको। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ठीक है, उत्क्षेप करना ऊपर उठाना, अवक्षेप नीचे की ओर ले जाना, आकुंचन करना फ्लेक्शन, प्रसारण करना एक्सटेंशन, और गमन चलना। कह रहे हैं समवाय संबंध कैसा होता है, तो बस ये वर्ड याद रखना बेटा, अपृथक भाव कि अलग ना किया जा सके। और एक ये शब्द आया आयुत सिद्ध होना, दो द्रव्यों का परस्पर आयुत सिद्ध होना, इसका मतलब ही सेम ही है कि इस तरह से जुड़े हुए हैं, मतलब वो अलग नहीं कर सकते आप उसको। तो समवाय संबंध, अपृथक भाव या फिर आयुत सिद्ध होना, एक ही बात है, इसको इतना याद रखोगे। और ये नित्य संबंध होता है, मतलब उनको अलग नहीं कर सकते आप। आगे चले। द्रव्य का लक्षण। तो द्रव्य क्या होता है कोई भी, तो यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवायी यत द्रव्यम। कि यत्र आश्रिता, जिसके आश्रय में कर्म और गुण रहते हैं, बेटा इसको बिल्कुल याद रखना कि काम हमेशा किसी द्रव्य का होता है, कोई गुण भी होगा उस द्रव्य का होगा, है ना, कि इस द्रव्य में ये गुण होता है, ऐसा करके। तो यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवायी यत द्रव्यम, के समवायी संबंध से जिसमें कर्म और गुण रहे। आपसे इस पर ना इस तरह सवाल क्रिएट कर लेता है कि यदि आपसे कहा जाए कि इस गुण वाले द्रव्य को ग्रहण करो, तो उससे किसका गुण समझोगे, तो आपको आंसर लगाना है द्रव्य का गुण। ठीक है ना, आगे चलिए। प्रभाकर राव ने तम को भी द्रव्य स्वीकार किया है, 10वें द्रव्यों में इसको भी स्थान दिया है प्रभाकर राव, देख लेना। आगे कुछ श्लोक लिखे हुए हैं बेटा, ये रस वैशेषिककार भदंत नागार्जुन के श्लोक हैं। शायद आपकी हमारी बात हुई होगी कि चरक संहिता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो कराया गया था 1893 94 95 मान लो, तो वो जो अनुवाद हुआ था चरक संहिता का, तो उसी के साथ ये बुक जो है रस वैशेषिक भदंत नागार्जुन की, तो ये भी प्रकाशित हुई थी, और वो भी प्रकाशित हुआ था चरक का अंग्रेजी भाषा का अनुवाद। ठीक है, तो ये जो बुक है भदंत नागार्जुन की रस वैशेषिक, इसके कुछ श्लोक यहाँ लिखे हुए हैं। तो एक तो बात है, इनके जो श्लोक मिलेंगे ना उनमें लक्षण शब्द दिखाई दे रहा होगा आपको सब जगह, देखो। कर्म लक्षणम वीर्यम, विश्व लक्षणो गुणा, परिणाम लक्षणो विपाकः, क्रिया लक्षण कर्म। तो इनके जो श्लोक हैं उनमें लक्षण शब्द दिखाई देता है, कभी पूछ ले ये स्टेटमेंट किसका है और लक्षण लिखा हो, समझ जाना भदंत नागार्जुन का स्टेटमेंट है। दूसरी बात, सवाल क्या पूछा जाता है, तो परिणाम लक्षणों गुणा, ये सॉरी विश्व लक्षणों गुणा, ये जो है ये बहुत जरूरी है, विश्व लक्षण। विश्व मतलब भिन्न भिन्न, कि गुण जो होते हैं हर एक के अंदर अलग अलग गुण हैं, हर द्रव्य का गुण अलग है, तो ये मतलब है विश्व का मतलब भिन्न भिन्न होना। तो विश्व लक्षण गुणा, तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे, बाकी लाइनें आप देखना चाहो देख लो, वो काम की है नहीं। अच्छा, इनका टाइम है वो भी देख सकते हो, भदंत नागार्जुन 10th सेंचुरी, तो इसमें भी हमारी ट्रिक काम करती है वही, कि जहां भी द आता है जनरली, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 10 होगा, तो भदंत नागार्जुन में दा साउंड आ रहा है, भदंत, तो 10वीं सदी के हैं भदंत नागार्जुन। आगे चलिए। नेक्स्ट, मन की बात हो रही है। मन अणु होता है और एक होता है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि मन के गुण कितने होते हैं, तो सामने लिख लोगे मन के दो गुण, कि मन अणु होता है और मन एक होता है, अणुत्वम चा एकत्वम, दुओ गुणों मनसा स्मृतम। ठीक है, इस बात का मतलब जानना चाहो तो मतलब ये है कि मन बहुत सारे नहीं होते हैं, ठीक है, और कि हम एक साथ ही बहुत सारे काम करते हैं। तो उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई तेज घूम रही हो चीज बहुत, जैसे फैन घूमता है, आप अगर अपने छत के ऊपर देखोगे तो आप देख पाओगे कि आप पार देख पा रहे होगे छत पूरी, फैन भले ही चल रहा है, ठीक है, कि मतलब वो इतनी तेजी के साथ चल रहा है,
कि बार बार हमारा संबंध छत के साथ हो रहा है, फिर अलग हो रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्टिन्यूसली हम छत देख रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, बार बार वो ब्रेक होता है। बीच में जब भी पंखुड़ी आती होगी, जाहिर सी बात है, हमको छत नहीं दिखती होगी उतनी देर के लिए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि मन एक ही होता है, वो एक बार में एक ही चीज के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन वो कनेक्ट होना फिर छूट के दूसरी चीज के साथ जुड़ जाना, वो इतना तेजी के साथ चीजें हो रही होती है ना कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हमको लगता है कि लगातार वो चीजें चल रही हैं, तो मन एक साथ सब कुछ आपको लगता है ज्ञान दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। तो मन एक होता है सिर्फ, एक बार में एक ही चीज से कनेक्ट होता है। जैसे कि अभी पढ़ रहे होगे, तो अभी दिमाग कहीं और लगा लो थोड़ा सा, अभी घड़ी की तरफ देखोगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा फिर मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मन कहीं और चला जाएगा। अगर दो तीन होते तो यहां भी लगा रहता। दूसरा, मन अणु होता है। ये जाहिर सी बात है, इतना अणु है कि आप उसको देख ही नहीं सकते, इतना स्मॉल है। ठीक है। तो अणु होना और एक होना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, गुण के बारे में कह रहे हैं, समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणा। जो समवाय संबंध से रहता है, निश्चेष्ट है, खुद काम नहीं करता गुण। ठीक है। गुण खुद थोड़ी कुछ करता है, बस रहता है। जब उसे दे दोगे उसके बाद काम होगा। परिभाषा है, मतलब देख लेना, सवाल परिभाषाओं पर बातें नहीं है। नेक्स्ट है, किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति में तीन कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं समवाय असमवाय कारण के, देखोगे नीचे। तो कह रहे हैं समवाय कारण तो वो जिसके बिना काम होना ही नहीं है। तो तंतुवः पटस्य, पटस्य स्वगत रूप आदय, उदाहरण दिए कि जैसे तंतु मिलके, मतलब बहुत सारे जब रेशे मिलते हैं आपस में, तो फिर एक कपड़ा बनता है, मान लो एक कपड़ा बन गया। तो इसमें ये रेशे अगर हटा दोगे आप, तो कपड़ा खत्म है। तो कह रहे हैं समवाय संबंध है इस कपड़े को बनाने में। जो तंतु आए हैं, तो वो समवाय संबंध से रहते हैं, तंतु खत्म कर दोगे तो कपड़ा है ही नहीं फिर कुछ। इसी तरह कह रहे हैं कि पटस्य स्वगत रूप आदय। ठीक है, ये पट बन गया, कपड़ा बन गया एक बार। तो इस कपड़े का जो रूप है, मान लो जैसा भी है, मान लो रेड कलर का है, ये इसका रूप है कि भाई रेड है, सुंदर लग रहा है, ऐसा करके। तो कह रहे हैं अगर ये पट हटा दिया आपने, कपड़ा हटा दिया, तो वो रूप जो बना था ना वो खत्म हो गया। अब वो रूप थोड़ी रहेगा। तो कपड़ा ही नहीं है तो रूप किस चीज का। तो मतलब ये एक दूसरे के होने से ये चीजें हैं, अदरवाइज नहीं है। तो ये समवाय संबंध है। तो आप थोड़ा सा उदाहरण एटलीस्ट ये वाला देख लेना, तंतुवा पटस्य। एक होता है असमवाय संबंध। तो कह रहे हैं जैसे तंतु संयोग पटस्य। ठीक है, अब तंतु है ये ठीक बात है, तंतु से मिलकर कपड़ा बन रहा है, लेकिन अगर मैं इस संयोग को तोड़ भी दूं, तब भी तो कपड़ा ही रहेगा ना वो। तो ये असमवाय संबंध है। तंतु संयोग पटस्य, किसके बीच में से काट लो, मान लो आपने रेशे अलग कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन तब भी कपड़ा ही रहेगा वो। तो असमवाय संबंध तंतु संयोग पटस्य, तो इसको देख लेना। आगे चलिए। एक बुक है बेटा, सांख्य कारिका। इसके राइटर का नाम लिख लो। लिखो ईश्वर कृष्ण गुप्त। सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण गुप्त। इन्होंने त्रयोदश करण की बात की है। त्रयोदश करण, 13 करण। 10 बाह्य करण है, ये खास नहीं है हमारे लिए। इन पे ध्यान दोगे, 3 अंतःकरण बताए, मन बुद्धि और अहंकार। और टोटल नंबर याद रखना है। इस सांख्य कारिका में त्रयोदश करण बताए गए हैं। तो 3 है, अंतःकरण, मन बुद्धि और अहंकार। यही देखोगे वेदांत दर्शन, उसमें 4 अंतःकरण की बात आई है। वेदांत दर्शन ने 4 अंतःकरण माने हैं। तो चार क्या हो जाएंगे, मन बुद्धि अहंकार प्लस चित्त। तो चित्त को भी जोड़ना है, याद रखना, पूछा जाता है अंतःकरण चतुष्टय का उल्लेख किसने किया, तो वेदांत ने किया। तो क्या है इसके अंदर, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। नेक्स्ट है तर्क संग्रह, करण 4 मानते हैं, कोई खास बात नहीं। आगे देखो, अगुणवान अनपेक्ष अकारण, ये गुण होता है। आप बस याद रखो, अनपेक्ष अकारण ये वर्ड जो आया है, तो ये गुण के लिए आया है, इतना बस याद रखना है आपको। लौकिक कर्म के 3 भेद देखो, यहां भी देख पा रहे हो, एक नजर डालोगे अगेन, जरूर नहीं है सत प्रत्यय असत प्रत्यय अप्रत्यय, नहीं याद करना आपको। आगे कुछ वन लाइनर्स हैं, तंत्र युक्तियां हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके कुछ वन लाइनर्स हैं सुश्रुत वाले। तो जरा इनको ध्यान से देख लोगे, काफी जरूरी है कि समास वचन उद्देश्य। समास कहते हैं बेटा शॉर्ट में बोलना चीजों को, कि उद्देश्य क्या होता है, अपनी बात को शॉर्ट में बता देना। ठीक है, कि जैसे आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या है, तो आपने कहा पीजी का एग्जाम निकालना, या मान लो कि अच्छा डॉक्टर बन जाना, है ना। आप सारी कहानी नहीं बताओगे कि मेरा उद्देश्य है कि
मैं रोज सुबह जल्दी उठूं, फिर मैं क्लास करूं सर की, फिर मैं पढ़ूं, फिर पन्ने पलटूं, तो ऐसा नहीं बताओगे। ठीक है, उद्देश्य बहुत शॉर्ट में बताया जाता है, तो बात को समझना कि आप लोग बाद में गलतियां करते हो उसमें। तो समास वचन उद्देश्य, चक्रपाणि ने टीका लिखी तो वो भी लिख रहा है उद्देश्यो नाम संक्षेप अभिधानम। सेम बात है। उद्देश्य क्या है, संक्षेप में बता देना। फिर देखो निर्देश। निर्देश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो विस्तार वचनम निर्देश। ठीक है, जैसे हम लोग जब सर्विस में आए तो शुरू में हम जो नए लोग थे ना, तो हमें एक डाउट होता था कि कोई भी अगर ड्यूटी मिलती थी, जैसे प्रशासनिक कोई काम मिला, हमको लगता था कि कितना बोरिंग है। एक ही चीज की मीटिंग चलती थी, कई बार ब्रीफिंग होती है बहुत बार। आप देखोगे सरकारी काम जो बड़े होते हैं या फिर प्राइवेट भी कंपनीज के अंदर बड़े, तो उसकी ब्रीफिंग ना कई बार होगी। एक बार आपको एक आदमी बात बता देगा, फिर उसी मीटिंग में कोई दूसरा आदमी आके वो बात बताएगा, फिर 5 दिन बाद मीटिंग होगी, फिर वही सेम वही बातें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इतनी बार रिपीट करा देते हैं ना, वो ये मानते हैं कि कहीं भी अगर आपने मान लो यहाँ नहीं सुना होगा तो कुछ तो दिमाग में गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, यहाँ 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 यहाँ। तो इतने लेवल पे वो चीज सुना देंगे ना आपको कि आपके माइंड में बैठ जाएगी, फिर आप वो गलतियां करोगे नहीं। आपको समझ में आ जाएगा जब भी वो कंडीशन आएगी कि अच्छा कुछ तो उन्होंने कहा था ऐसा करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस हमेशा इतने विस्तार से दिए जाते हैं, इतनी बार दिए जाते हैं कि गलती की संभावना ना हो। तो वही है निर्देश या इंस्ट्रक्शंस। तो विस्तार वचनम, चीजों को विस्तार से बताना बिल्कुल। ठीक है, उसमें शॉर्टकट नहीं मारना है। फिर देखोगे उपदेश। उपदेश क्या होता है, उपदेशो नाम आप्त अनुशासनम, कि आप्त लोग जो बात कहते हैं। ठीक है, उपदेशो नाम आप्त अनुशासन। आप्त लोग जो बात कहते हैं उसी को उपदेश कहा जाता है। आप्त यानी वो लोग जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो मोह से, ईर्ष्या से, इन सब से परे हैं, ना लालच में नहीं फंसते किसी, तो वो लोग हैं आप्त। इदम एव कर्तव्यम इति नियोग। नियोग क्या होता है, तो नियोग कह रहे हैं जो कर्तव्य है हमारा वो नियोग है। इदम एव कर्तव्यम इति नियोग। नेक्स्ट है निश्चित वचनम, निर्वचनम। निश्चित रूप से कुछ कहा जाए, निर्वचन कर दिया उसको, कि ऐसी बात कह दी कि वो कुछ कह नहीं सका। तो निश्चित वचन कोई ऐसा कह दिया कि निर्वचन हो गया व्यक्ति, ऐसा याद कर लो। तो निश्चित वचनम निर्वचनम। ठीक है, सबसे जरूरी है एक आपका वो समास वचन वाला उद्देश्य, और एक निर्देश विस्तार से बताना। नेक्स्ट आ जाओगे धातु साम्य। कर्म धातु साम्य में ही उच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता से प्रयोजनम। तो बड़ी एक जरूरी बात आती है, आपसे पूछेंगे कि ये जो तंत्र लिखा गया है क्या नाम है इस तंत्र का, बोलिए। अग्निवेश तंत्र। बताया था ना कि चरक ने तो फेमस कर दिया बाद में, टीका से अपनी कह लो। ओरिजिनली अग्निवेश तंत्र ही है। तो इस तंत्र का कह रहे हैं प्रयोजन क्या है, क्यों लिखा है तंत्र मैंने, अग्निवेश कह रहे हैं। तो धातु साम्यम क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजनम, कि धातुओं को सम रखना। हमारे शरीर में जो धातुएं हैं जब वो विषम होती हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, या जो हमारे दोष हैं शरीर के अंदर जब वो विषम होते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इन धातुओं को सम बना के रखना है, जो उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए उसी में रखना है। तो यही इस तंत्र का प्रयोजन है। ठीक है, आगे चल के जब चरक सूत्र 30 में आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट चैप्टर सूत्र स्थान का, तो वहां पर आप देखोगे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। वो शायद आपको याद होगा। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि तंत्र का प्रयोजन कहाँ बताया गया है। ठीक है, और आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ बताया गया है। तो इस तंत्र का प्रयोजन अग्निवेश तंत्र का चैप्टर नंबर 1 में बताया गया है कि धातुएं सम रखनी है। और आयुर्वेद का प्रयोजन चैप्टर नंबर 30 में बताया गया है कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बना के रखना है, वो पहला प्रयोजन है हमारा। और दूसरा जो बीमार है, आतुर है, उसको भी ठीक करना है, वो हमारा दूसरा प्रयोजन है। क्लियर। तो ये भी याद रखना, पहला प्रयोजन बीमार को ठीक करना नहीं है, पहला प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, जो बीमार नहीं है जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखना। आगे चलते हैं। देखो फिर वो लिखा है विकारो धातु विषम साम्यम प्रकृति उच्यते है। विकार क्या है, जब धातुएं विषम हो जाती हैं, और जब वो सम रहती हैं तो उसको प्रकृति कह देते हैं। सुख संज्ञकम आरोग्यम, विकारो दुखमेव च। सुख संज्ञकम आरोग्यम, विकारो दुखमेव च। तो एक और परिभाषा दी कि देखो जब व्यक्ति सुख में होता है तो समझो कि आरोग्य की स्थिति है,
और जब वो दुख में है तो समझो विकार की स्थिति है, मतलब बीमार है वो। ये सिंपल परिभाषा दे दी कि सुखी हो तो आरोग्य है, दुखी हो तो विकार में हो। नेक्स्ट आ जाएंगे आचार्य चरक। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रोग दो होते हैं, जरा और मृत्यु। ठीक है, तो स्वाभाविक रोग होते क्या है पहले वो समझ लो। तो स्वाभाविक रोग का मतलब है बेटा ऐसी चीज है, जैसे हम लोग, एक बहुत बड़ा ग्रुप है दुनिया में जो ये मानता है कि हमारी आयु लगभग 100 वर्ष है, आयुर्वेद भी ये कहता है। ठीक है, आप लोग अक्सर सुनोगे, जब किसी के बारे में पूछोगे, किसी की आयु होगी मान लो 100 के आसपास और अचानक से डेथ हो जाएगी, तो आप पूछोगे क्या हुआ था, तो घर वाले कहते हैं पता नहीं क्या हुआ था, कि अच्छे खासे सोए थे, बीमारी तो कोई थी नहीं और ऐसा हो गया। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो अब नेचुरल डेथ थी, है ना, टाइम आ गया था कि मृत्यु होनी थी। क्लियर। तो स्वाभाविक रोग, तो उसमें आते हैं जरा और मृत्यु, तो उसी तरह है कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा। ठीक है, मृत्यु आएगी आएगी। अब कुछ लोग आप जानते हो, फिर वो दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि मृत्यु एक बीमारी है। ठीक है, फिर बुढ़ापा की एक बीमारी है वो भी, तो वो एक अलग वर्ग है, हम जनरल बात करेंगे। तो स्वाभाविक रोग जो आने ही आने हैं समय के साथ। ठीक है, तो उसमें एक हो गया जरा यानी बुढ़ापा आना, और एक है मृत्यु, ये दोनों आने हैं। सुश्रुत ने क्या कहा, वो कह रहे हैं इनके अलावा और भी हैं तीन चीजें। कौन कौन सी, यहां देखोगे, क्षुधा, पिपासा और निद्रा, मतलब भूख प्यास और नींद। इनको भी रोग ही कंसिडर किया है। सोचो, आप खाना खाते हो, आप अच्छी चीज मानते हो उसको, सुश्रुत बीमारी कह रहे हैं कि बीमारी है, तुमको भूख लग रही है, दिन भर खाने के पीछे हो। ठीक है, पिपासा, ठीक है, पिपासा किसी भी तरह की हो सकती है, वो पानी या फिर ऐसा कुछ पाने की इच्छा, उस तरह वाली बात। और एक निद्रा। तो चरक दो स्वाभाविक रोग, जरा मृत्यु, और सुश्रुत तीन है, पांच है, माफ करें, जरा मृत्यु के अलावा क्षुधा, पिपासा और निद्रा। एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि स्वाभाविक रोगों की चिकित्सा क्या होती है, तो एक शब्द आता है वो लिख लोगे चिकित्सा में, ये निष्प्रत्यानिक है। इस शब्द का मतलब होता है जिसकी चिकित्सा नहीं होती, निष्प्रत्यानिक। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि रोगों के कितने कारण होते हैं, तो आंसर है रोग के कारण होते हैं तीन। रोग के तीन कारण, लिख लोगे। पहला लिखो असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, तीन कारण लिखो। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग। दूसरा लिखो परिणाम, या प्रज्ञापराध लिख लो पहले, प्रज्ञापराध, असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम। तीन बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग। ठीक है, इंद्रियों को जो साथ में नहीं है उनके साथ उनका संयोग होना। दूसरा प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा मतलब कह लो आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो ठीक से काम ना करे, तो फिर आप गलतियां करते हो, प्रज्ञा अपराध। और तीसरा है परिणाम, यानी समय के साथ चीजें कुछ होती हैं तो वो रोग का कारण है। इसके अलावा यहां देख पा रहे होगे मिथ्या योग, अयोग, अति योग, तो ये भी तीन कारण है, इस तरह भी कंसिडर कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, देखोगे आप, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या ना चाहती च। ठीक है, तो ये तीन कारण दे दिए कि काल बुद्धि और इंद्रियों का विषयों के साथ क्या होता है, ठीक से योग नहीं हो रहा, क्या योग हो रहा है, मिथ्या योग हो रहा है, या फिर ना, कि योग हो ही नहीं रहा, या फिर चा अति, मतलब अति योग हो रहा है। तो इंद्रियों, उनका काल बुद्धि और इंद्रियों के का विषयों के साथ मिथ्या योग होना, अयोग होना, या फिर अति योग होना, तो ये रोग का कारण है, या फिर ऊपर जो तीन आपको बताए। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि रोग के आश्रय क्या होते हैं, तो यहां लिखा है द्वय आश्रय नाम व्याधि नाम। व्याधि के दो आश्रय होते हैं। कौन से दो आश्रय, सामने लिख लोगे यहीं पर, लिखो शरीर और मन। शरीर और मन, ये दो व्याधि के आश्रय हैं। ठीक है, अगली बात आती है कि ये तीन तो आपने देख लिया कि भाई रोग के कारण है। एक होता है समयोग, कि जैसे होना चाहिए था योग वैसे हो रहा है, उसको कोई सुख। बात नहीं, ठाकुर जी का सोच ही रहे हो। बेटा अर्चन अर्चन माइक सब ऑफ कर करते लोगे, रहता। अंशुल। हम्म, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, एक होता है समयोग। तो समयोग क्या होता है कि जैसे योग होना चाहिए था, तो चीजों से जैसे मिलना चाहिए था हमारी इंद्रियों को, तो वैसे मिल रही हैं, तो ये सुख का कारण है, या कह लो आरोग्य का कारण है। ठीक है, तो आपसे कभी पूछ ले सुख दुख के कितने कारण हैं, तो वो हो गए चार, तीन हो गए दुख के और एक हो गया सुख का।
अगर पूछ ले सुख के कितने कारण है तो एक ही है, समयोग। पूछ ले दुख के कितने कारण है तो तीन है, मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। यही देख पा रहे हो आचार्य वाग्भट ने यहाँ जो अयोग लिखा है चरक के अंदर, इस अयोग के स्थान पर हीन योग लिखा है। अगेन सवाल तो नहीं आते, मगर देख सकते हो। तो अयोग की जगह उन्होंने हीन योग लिखा है। तो यहाँ वही बात रिपीट हुई है, सुख दुख का कारण चतुर्विध योग है। एक पॉइंट यहाँ लिखा है कि चरक और सांख्य दर्शन, इनमें आत्मा को सर्वगत माना गया और नित्य माना गया, कि आत्मा हर जगह है और नित्य है। लेकिन सुश्रुत आत्मा को असर्वगत मानते हैं। नित्य तो मानते हैं लेकिन असर्वगत मानते हैं, याद रखना। ठीक। एक चीज होती है कर्मज रोग, कि आपने कुछ काम ऐसे किए, गलत काम किए, किसी के ऊपर कोई अत्याचार कर दिया, इस तरह की चीजें। तो उसकी वजह से कह रहे हैं जो रोग होते हैं ना, उनको कहा जाता है कर्मज रोग, बुरे कर्मों की वजह से। तो इनका कारण क्या है? अधर्म। आपने अधर्म किया है तो वो कर्मज रोगों का कारण है। यहाँ लिख दिया वो स्वाभाविक रोग जो भी बताया आपको, कि उसकी चिकित्सा क्या होती है, तो वो निष्प्रतिक्रिया होते हैं, यानी चिकित्सा नहीं होती उनकी, स्वाभाविक रोगों की। यहाँ पे असाध्य इंद्रिय अर्थ संयोग के लिए बता रखा है कि धी धृति स्मृति विभ्रंश हो जाए तो ये सब हो जाता है, असाध्य इंद्रिय अर्थ संयोग, तो इससे रोग हो जाता है। तो कोई खास बात नहीं है, श्लोक है उसका। इतना ही रखेंगे आज के लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर थोड़ा सा मेहनत वाला होता है, तो जल्दी फिनिश कर लेंगे इसको, कल फिनिश हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है। प्लस जो महाकषाय हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं। मैं आपसे जब महाकषाय का टर्न आएगा तो पूछूंगा आपसे। और जितना साथ साथ चल रहा है बेटा, याद होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो साथ साथ याद हो।